अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज जुर्माना किया है एक वकील को, और किस वजह से किया है उसके बारे में आपको बताएंगे। और एक इंतहाई अहम फैसला आज जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी किया है, और वो फैसला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें काफ़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब के हवाले से भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस हैं। उनके भाई जो है राजिक संजरानी साहब, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है बाबर अवान साहब ने। बड़ा दिलचस्प मुकदमा है, लेकिन इस मुकदमे में एक ट्विस्ट है जो आज ये वीडियो करने का मकसद है, आपको वो बताएंगे। पहले आपको बता दें, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो ऑर्डर जारी किया, बाबर सत्तार साहब ने अब 21 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत की है राजिक संजरानी साहब को। ये बुनियादी तौर पर मुकदमा है टाइप 1 रिहाइशगाह फराहम करने का। राजिक संजरानी जो कि चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के छोटे भाई हैं, और उनको वो रिहाइशगाह अलाट की गई जो ग्रेड 22 या ग्रेड 21 के अफसरान को की जाती है। यहाँ पर जो बाबर सत्तार साहब हैं वो अपना ऑर्डर जो है वो लिखा रहे हैं, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। उन्होंने अब एक तो ये कि 22 सितंबर यानी परसों उनको तलब किया है ज़ाती हैसियत में, 22 सितंबर यानी कल, और उसके अलावा आज उन्हें जवाब जमा कराने की भी हिदायत है। हुकूमत ने ये कह रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार की हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइशगाह उनको अलाट की। टाइप 1 रिहाइशगाह जो है वो ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के अफसरान को दी जाती है, और बतौर MD सैंडक मेटल्स लिमिटेड टाइप 1 जो है रिहाइशगाह उनको अलाट की गई, यानी उनको MD सैंडक मेटल्स लिमिटेड बनाया गया और उसकी जो रिहाइश है वो उनको दी गई। 2046 तक ये रिहाइशगाह उनको अलाट भी कर दी गई है। कैसे राजिक संजरानी टाइप 1 रिहाइशगाह के मुस्तहिक हैं, ये सवाल उठाया है। सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो इस सवाल का जवाब देने से कासिर रहे हैं, और जो स्टेट ऑफिस है उसके हुकाम भी ये बताने से कासिर रहे हैं कि कैसे 33 या 34 साल का शख्स ग्रेड 22 का अफसर हो सकता है। उसके बाद जो 1 सितंबर है वो ये बता रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार के 1 सितंबर को इनको राजिक संजरानी साहब को, सादिक संजरानी के भाई को, इस मुकदमे में फरीक बनाया गया और नोटिस जारी करके 15 सितंबर तक उनसे जवाब तलब किया गया। मगर उन्होंने जवाब 15 सितंबर को जमा नहीं करवाया, और उनके वकील ने अदालत से मजीद वक्त मांगा, जो उनको हमने 18 सितंबर तक मोहलत दी अदालत ने कि 18 सितंबर तक वो अपना जवाब जमा करवा दें। और इससे पहले 1 सितंबर के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी पर एक तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस भी जारी किया। जो फरीक हैं या राजिक संजरानी साहब हैं, उन्होंने 15 सितंबर का जो हुक्मनामा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज उठा दिया था, और तौहीन अदालत का जो नोटिस है उसका जवाब भी जमा नहीं करवाया। फिर बाबर सत्तार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो दायरा इख्तियार है उसका तयन करना अदालत का काम है, किसी फरीक का नहीं, कि ये अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं, ये फैसला अदालत को करना है, फरीक नहीं सुन सकता। फिर यहाँ पर वो ये कह रहे हैं बाबर सत्तार साहब के तासुर ये दिया गया कि चेयरमैन सेनेट का भाई होने के नाते उन्हें टाइप 1 रिहाइश अलाट की गई। चेयरमैन सेनेट ईवान बाला की सरबराही करते हैं और सदर की अदम मौजूदगी में सदर पाकिस्तान के किरदार में नजर आते हैं या उनका ओहदा संभालते हैं। चेयरमैन सेनेट ने जाती मफादात को फराइज की इंजामदही पर असरअंदाज न होने का हलफ उठा रखा है। सोचा भी नहीं जा सकता कि चेयरमैन सेनेट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भाई को सहूलत फराहम करेंगे। जवाब जमा कराने का मौका दिया गया ताकि इस तासुर को जायल कर सकें राजिक संजरानी साहब के उनके भाई ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनको ये फायदा पहुंचाया। 1 और 15 जो सितंबर है उसके हुक्मनामों की तामील करने का हुक्म दिया गया है, और जवाब जमा करवाने का भी हुक्म दिया है, और ये कहा है कि राजिक संजरानी साहब बताएं कि वो कैसे ग्रेड 22 के अहल हैं और इस रिहाइशगाह के वो अहल हैं जो उनको दी गई। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि असद मलिक साहब हमारे कुलीग हैं, उन्होंने डॉन में 27 अगस्त को एक खबर दी थी। उस खबर के अंदर ये बताया गया कि बाबर सत्तार साहब ने एक हुक्म जारी किया है
और उस हुक्म में बताया है कि 3 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको ताहाल रिहाइश अलॉट नहीं की गई। इंटरेस्टिंगली उस खबर में यह भी बताया गया कि वो जो 3 जजेस हैं वो हैं समन रिफत, अरबाब मोहम्मद ताहिर और तीसरे बाबर सत्तार साहब खुद। यानी बाबर सत्तार साहब खुद को रिहाइशगाह न मिलने का भी मुकदमा खुद सुन रहे हैं। और आज जो चेयरमैन सेनेट है सादिक सिंजानी साहब, उनके भाई को जो सरकारी रिहाइशगाह जो कि उनके नज़दीक मेरिट के खिलाफ मिली है उसका मुकदमा भी सुन रहे हैं। तो क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये सवाल यहाँ पर उठता है। क्या मफादात का टकराव नहीं है? जस्टिस बाबर सत्तार नो डाउट बड़े काबिल जज हैं, बड़े जज हैं और बड़े सख्त और दलेराना किस्म के फैसले करते हैं, दबंग फैसले करते हैं। आज का ये फैसला भी अगर हमने जब पहली नज़र में हमारे आया, हमने जो ऑब्जर्वेशंस पढ़ी तो हमें लगा कि बड़ा ही दबंग फैसला है। मगर अब जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं कि आपको खुद भी रिहाइशगाह नहीं मिली और उसके हवाले से भी आप एक हुक्म जारी कर चुके हैं, गो कि आपने अपना या किसी और जज का नाम नहीं लिखा, वो तो उस रिपोर्टर की मेहरबानी कि उसने वो नाम डिग किए और सामने ले आए। अब सवाल ये उठता है कि कल ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर है, तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो चुका है। क्या जस्टिस बाबर सत्तार को ये मुकदमा सुनना चाहिए? क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा? क्या मफादात का टकराव नहीं आ रहा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल का जवाब अब हमें कल बाबर सत्तार साहब की उस ओपन कोर्ट हेयरिंग में मिल जाएगा कि वो इस मुकदमे को आगे किस तरह लेकर चलते हैं। क्योंकि माजी में अक्सर लोग एक बात करते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार अव्वल तो तौहीन अदालत का जो इस्तेमाल है बेदरेग, उसके ऊपर काफ़ी कुछ कह चुके हैं, इवन अपने अदालती फैसलों में कुछ ऑब्जर्वेशन भी दे चुके हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का बेजा इस्तेमाल होता है। मगर अब हम देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे वो तौहीन अदालत को भी इन्वोक कर रहे हैं और यहाँ पर तो उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है। अपरेंटली हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, हो सकता है अगर उन्होंने वो मुकदमा टेकअप किया हो, क्योंकि उनका तो अपना घर भी इस्लामाबाद में है, तो शायद अपने साथी 2 जजेस की रिहाइश के लिए उन्होंने मुकदमा टेकअप किया हो। जो भी हो सकता है, हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। मगर ऑन द फेस हमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आया जो हमने सोचा कि हम आप तक रख दें। जहाँ तक बात है सादिक सिंजानी साहब के भाई की, तो नो डाउट नज़र यही आ रहा है कि सैंडक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा हसास नोयत का प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान के अंदर और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। तो उन्होंने जो रिहाइश उनको अलॉट करवाई है ग्रेड 22 के ऑफिसर की, ये वाकई में आउट ऑफ टर्न है और नहीं होनी चाहिए। मगर क्या ही अच्छा होता कि जज साहब का अपना मुकदमा ना चल रहा होता या अपने से मुतालिक उनका मामला ना होता, तो फिर शायद इसकी ज़्यादा वर्थ होती इस फैसले की। बहरहाल इस बात का हमें कल तक अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपने मुकदमात मामूल के जो है उनकी समाअत की है। कोई इम्पोर्टेंस जो है पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस हाल फिक्स नहीं हुआ। आज गालिबन उनका 4था रोज़ है ऑफिस में बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पहले रोज़ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस है उसको तो सुना गया, उसका गुज़िश्ता रोज़ एक हुक्मनामा भी आ गया। मगर अभी तक कोई आप कह सकते हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेंस या 184(3) का कोई मुकदमा फिक्स नहीं किया गया। इसकी एक वजह शायद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फिल वक्त पेंडिंग होना है और वो जब तक डिसाइड नहीं होगा तो शायद वो उनको फिक्स ना करें और मामूल के मुकदमात को ही सुने। क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हर बेंच के सामने जो 4 बेंचेस 5 बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में 15 मुकदमात लगाए जा रहे हैं, मासिवाय एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच जिसमें 30 मुकदमात कल भी थे और आज भी सुने गए। वो क्योंकि फौजदारी का बेंच है शायद इस वजह से। तो आज दौरान समाअत एक वकील साहब प्रॉपर्टी का एक मुकदमा था, तो वो कुछ शायद डॉक्यूमेंट्स की निशानदही नहीं कर सके, पॉइंट आउट नहीं कर सके। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा काफ़ी बरम हुए, नाला हुए और उन्होंने वकील मौसूफ पर जुर्माना कर दिया 5000 रुपये का, ये कहकर कि आपने अदालती वक्त ज़ाया किया है, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है और ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और साथ ही उनको ये कह दिया है कि आप अपनी किसी मर्ज़ी के खैराती इदारे में 5000 रुपये जमा करा कर रसीद सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो मिलिट्री केसेस थे, मिलिट्री ट्रायल थे सिविलियंस के, उनके अगेंस्ट। उस दरख्वास्त पर अब
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए हैं और उस एतराज़ात लगा कर दरख्वास्त को वापस कर दिया और बताया गया है कि जो 184(3) का मामला ये किस तरह बनता है ये पॉइंट आउट नहीं किया गया। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने 184(3) के तहत दायर की है और उस दरख्वास्त में भी काफ़ी कुछ है। उस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर तो 184(3) का जो दायरा इख्तियार है उसके इस्तेमाल, उसके बेदरेग इस्तेमाल पर रोक लगाने का कहा गया है। और सबसे अहम बात उस दरख्वास्त के अंदर ये नज़र आई है कि जजेस की जो ऑब्जर्वेशन हैं दौरान समाअत, जो रिमार्क्स हैं उनको रोकने के लिए या उनके हवाले से कोई तरतीब दिए जाए असूल, और वो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डायरेक्ट करे कि वो इस हवाले से कुछ इक़दाम उठाए। तो ये है आज की तफसीलात जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब एक और हमारे सामने ख़बर आ रही है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया था, उस अदालती फैसले को एक मरतबा फिर चैलेंज किया है। इससे कबल भी उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस बंदयाल की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल किया और साथ ही वापस ले लिया, ये कह कर के हमें वक्त चाहिए, इसको अमेंड करना है। और आज बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से रिव्यू भी फाइल कर दिया गया है और वो रिव्यू भी जल्द एक्सपेक्ट किया जा रहा है, समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो अभी भी ज़ेर समाअत है और टू सम एक्सटेंट उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो फैसला है वो भी बरकरार रखा है जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, और जो कानून है उस पर भी वो अमल पैरा हो रहे हैं। अपने एक उन्होंने दरमियानी रास्ता निकाला है, अब 2 सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद बेंचेस तश्कील दे रहे हैं। तो देखना होगा कि उस रिव्यू में क्या होता है। और जहाँ तक बात है नैब तरमीम के उस अदालती फैसले की, उसके बाद अब फिर जो है वो नैब रेफरेंसेस ट्रकों की मदद या आप कह सकते हैं जो नैब रेफरेंसेस है ट्रकों में लेकर जाए जा रहे हैं अदालतों में। आज ये ऑब्जर्वेशन जज मोहम्मद बशीर, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया था, उनको सज़ा सुनाई थी, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन आज दी है। वो एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज हैं और इतलात के मुताबिक आज जो अदालती फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के हवाले से, जिसमें उन नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया था, रेफरेंसेस भेज दिए गए हैं तमाम, और 80 से ज़ायद शायद रेफरेंसेस हैं जो भेजे गए हैं एहतसाब अदालतों में। और कुछ जजेस को भी अपॉइंट करना है, अदालती जो अमला होता है उनको भी वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है। 2 जजेस हैं जिनको मज़ीद अपॉइंट करना है, जो ऐन मुमकिन है आज कल में हो जाएंगे। और फिर अब एक नया दौर शुरू होगा एहतसाब का, और ये दौर होगा हाफिज़ साहब के एहतसाब का। देखते हैं वो किस तरह इसको लेकर चलते हैं कि अपने प्रेडिसेसर्स को भी वो पीछे छोड़ कर जाएंगे, और क्या अब की बार एहतसाब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा या इसमें उन लोगों के केसेस भी दोबारा से खुलेंगे जिनमें जो अब आजकल फेवरेट भी कहे जा रहे हैं, पसंदीदा भी कहे जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, देखते हैं मामलात आगे किस तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें तो काफ़ी हंगामा होता नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।